नमस्कार। जेच एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बिहार करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स है, जो कि 17वीं बीपीएससी के साथ-साथ बिहार में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग अ, मई 2024 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मई 2024 में ऐसे कौन-कौन से इवेंट्स हुई है, कौन-कौन सी ऐसी घटनाएँ हुई है बिहार में, जिसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक दुखद घटना ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक अ, कर्मठ स्वयंसेवक और आजीवन एक स्वच्छ छवि वाले नेता, अ, स्वर्गीय, अब तो हम स्वर्गीय कह सकते हैं, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी का निधन हो गया। ठीक है? और इनका जो है ये कैंसर से पीड़ित थे और एक लंबे समय से 72 वर्ष के अवस्था में इनका निधन हो गया और एक लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और इनका दिल्ली में एक लंबे समय से इलाज चल रहा था। तो ये अगर देखेंगे पॉलिटिकल करियर, तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे थे, बिहार के वित्त मंत्री रहने के साथ-साथ सांसद भी रहे थे ये, और इनका 13 मई 2024 को निधन हो गया, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इनको बिहार में बहुत पॉपुलर थे और कई सारे लोग इनको छोटका मोदी कहते थे, यानी नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी के को सीनियर माना जाता है और इनको जूनियर माना जाता है। हालाँकि ये एक बिहार के मोदी जी थे और वो गुजरात के हैं, लेकिन इनको बिहार में छोटका मोदी भी कई लोग प्यार से कहते थे। ठीक है? तो 72 वर्ष की अवस्था में कैंसर से पीड़ित थे और इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई। इनके बारे में जो एग्ज़ाम में, चूँकि आपने देखा होगा कि जब बीपीएससी में जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई थी, तो उनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए थे। तो सुशील कुमार मोदी जी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 13 मई 2024 को 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था 5 जनवरी 1952 को पटना में। ठीक है? 5 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था, सुशील कुमार मोदी जी का, पटना में। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे जीवन स्वयंसेवक रहे। कई सारे अखबारों में मैंने देखा लिखा होता है सदस्य, जबकि आरएसएस में सदस्य नहीं होते, आरएसएस में क्या होते हैं? स्वयंसेवक होते हैं। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये सब टर्म को ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस के आजीवन ये स्वयंसेवक रहे थे। उसके बाद जाकर के अगर देखें तो सक्रिय राजनीति की अगर मैं बात करूं, तो सक्रिय राजनीति में आने के बाद पहली बार 1990 में, ठीक है, 1990 में ये एमएलए बने थे, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक बने थे। कहाँ से बने थे? पटना सेंट्रल असेंबली, जिनको अभी कहा जाता है कुम्हरार। कुम्हरार आपको पता होगा, जहाँ पे मौर्य साम्राज्य के प्राचीन जो है राजमहल के अवशेष मिले हैं। तो उस क्षेत्र को मिला करके, उसके आसपास के क्षेत्र को मिला करके पटना में एक विधानसभा सीट बनती है, जिसको पहले कहा जाता था पटना सेंट्रल असेंबली कुम्हरार, अब इसको कहा जाता है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से ये 1990 में पहली बार एमएलए चुने गए थे और उसके बाद 2004 में अगर देखें, उसके बाद लगातार ये कई बार अलग अलग क्षेत्रों से भी और वहां से भी सांसद रहे, विधायक रहे हैं। 2004 में, ठीक है, 2004 का जो चुनाव हुआ था, जिसमें आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार बनी थी उनके लीडरशिप में, तो उस समय 2004 में भागलपुर से सांसद बने थे, चुनकर आए थे सुशील कुमार मोदी जी। 2004 में भागलपुर से ये सांसद रहे थे। अगर बात करें इनका पॉलिटिकल करियर बिहार में, तो देखेंगे तो बिहार में 2005 और 13 के दौरान नीतीश कुमार जब बिहार में मुख्यमंत्री रहे थे, तो उस दौरान ये लगातार बिहार में, चूंकि ये भाजपा और जेडीयू का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार थी, तो लगातार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ये उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, हालांकि उप मुख्यमंत्री को अलग से पद नहीं होता है, आपको पता होगा, तो वित्त मंत्री, बिहार के वित्त मंत्री होने के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में भी ये कार्यरत रहे थे। 2000 कब से? तो ये 2005 से 13 के दौरान रहे थे। बीच में आपको पता होगा गठबंधन फिर टूट गई थी, ठीक है, भाजपा जेडीयू की, और फिर उसके बाद जाकर के जो जेडीयू है वो आरजेडी के साथ चली गई थी बीच में। उस दौरान एक बार बाद में भी गई थी चाचा जी ने।
चाचा जी कई बार वैसे यू टर्न लेने के लिए जाने जाते हैं, बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो 2017 से 20 में फिर से ये बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे थे। पढ़े लिखे थे और इनको वित्तीय मामलों की काफ़ी जानकारी थी। यही कारण है कि आज जो जीएसटी पूरे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स चल रही है, उसको लेकर के, उसके मूल्यांकन को लेकर के जुलाई 2011 में जब जीएसटी के कार्यान्वयन को लेकर के कि क्या-क्या इससे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, राज्य की वित्तीय स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ेगा, केंद्र राज्यों की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए अगर उससे कोई नुकसान होता है तो क्या-क्या उपाय करना चाहिए। इन सभी को लेकर के एक क्या किया गया था, मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई थी। ठीक है? यानी कि जो एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी जो हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स की कमेटी थी, जो स्टेट्स में एनालिसिस करके देखेगी कि जितने इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको अभी तक कई सारे टैक्सों को राज्य सरकार वसूलती थी, उन टैक्सों को भी मर्ज किया गया था, आपको पता होगा, जीएसटी में। तो इससे राज्यों को अगर किसी भी प्रकार का वित्तीय नुकसान होता है या तकनीकी समस्याएं होती है, तो केंद्र कैसे उसको सपोर्ट करे और क्या-क्या आगे प्रावधान हो ताकि राज्यों को इस जीएसटी से जब तक कई साल के बाद चीजें ठीक हो तब तक निपटने में मदद मिले। तो इसको लेकर के राज्यों के वित्त मंत्रियों की जो अधिकार प्राप्त समिति बनाई गई थी, अब समझिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कि इनको अध्यक्ष बनाया गया था, सुशील कुमार मोदी जी को अध्यक्ष बनाया गया था राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति की, जो कि जुलाई 2011 में गठित की गई थी। और जो आगे लागू होने वाले जीएसटी, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी बारी-बारी से राज्यों में लागू हुई थी, तो राज्यों में लागू होने वाले जीएसटी का मूल्यांकन कर सके। उसके बाद जाकर के देखते हैं, कांवर लेक चर्चा में रहा। मई 2024 में बिहार का कांवर लेक या कांवर झील चर्चा में रहा। और कांवर झील की बात करें तो कांवर झील है कहाँ पे, आपको पता होगा, तो बिहार के बेगूसराय में, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है मंझौल गांव, ठीक है। और मंझौल गांव के बगल में ये बड़ा सा एक झील है जो बना है कैसे, तो ये बूढ़ी गंडक नदी जो कि ये करती है, मियांडरिंग करती है, यहाँ पे सर्पाकार रूप से धीरे धीरे चलती है, और उसके द्वारा जो रास्ता छोड़ा गया था उससे ये बनी है। चूंकि ऐसे करके आती है, उत्तर की तरफ से बूढ़ी गंडक आती है और फिर यहाँ पे ऐसे करके मुड़ करके आगे निकल जाती है। तो बूढ़ी गंडक ने अपना रास्ता बदला था। पहले अब ये ऐसे करके चल रही है और ऐसे करके आगे मिल रही है। और ये जो रास्ता उसका पुराना रास्ता था, ये एक झील के रूप में आज इस क्षेत्र में व्याप्त है, बड़ी सी झील के रूप में, और इसे ही कहा जाता है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में है। और ये कांवर झील इसलिए चर्चा में है कि धीरे धीरे इसका जो एरिया है, कई सारे कारणों से, चाहे वो इलीगल ढंग से जमीन के आसपास के क्षेत्रों में कब्जा करना हो, खेती के लिए करना हो, या अन्य कारणों से धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कांवर झील का क्षेत्र जो है वो घट रहा है, लुप्त होती जा रही है। इसी को लेकर के ये चर्चा में, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए आगे, अतिक्रमण सबसे ज्यादा जो हुआ है वो अतिक्रमण हुआ है और तटबंध, क्योंकि नदियों में जब बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बना दिया जाता है तो नदी का जल सीधे नदी में बह करके आगे निकल जाती है और आसपास के चौर क्षेत्रों में नहीं फैलती है। इससे बाढ़ तो रुक जाता है, लेकिन उन चौर के क्षेत्रों में, चौर और मन जानते होंगे बिहार में जो बारिश के समय पानी जो लगती है जिस क्षेत्रों में, उसको कहा जाता है। और ये प्राकृतिक रूप से क्या होता है, आर्द्र भूमि होती है, यानी कि वेटलैंड होती है। और इसी वेटलैंड में हजारों प्रकार के जीव जंतु, मछलियों के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पक्षियों वगैरह सबका आश्रय स्थल होता है। लेकिन बाढ़ से बचने के लिए जो पूरी तरह से नदियों को पैक किया जा रहा है, यानी तटबंध बना दी जा रही है, जिससे नदियों का पानी इन चौर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से इन चौर में स्थित कांवर जैसे कई सारी झीलें धीरे धीरे बिहार में उसका एरिया कम होता जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है, ठीक है। अब इससे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या की फैक्ट्स थे इससे जुड़े हुए। तो इससे जुड़ा हुआ जो सबसे की फैक्ट्स है वो ये है कि नवंबर से लेकर के अगर देखेंगे तो जनवरी के दौरान, आपको पता होगा कि नवंबर से लेकर के जनवरी तक अगर आप देखेंगे, जनवरी फरवरी तक, तो बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती है उत्तर भारत में। लेकिन जो रूस का एरिया है, रशिया का जो एरिया है, रशिया के साइबेरिया एरिया में और ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। रसिया का जो साइबेरिया क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और वहाँ पे जितनी भी झील वगैरह सब है, चाहे बैकाल झील की बात कर ले, रशिया में है, उसके बाद बहुत सारी नदियाँ बहती है, वो सभी नदियाँ और झील एकदम बर्फ से जम जाती है, जिसकी वजह से इतनी सर्द में उनको खाना नहीं मिल पाता है वहाँ के बर्ड्स को। और वहाँ के बर्ड्स जो है वो नवंबर में उड़ करके
इंडिया में आते हैं और बिहार के कांवर झील में भी ये रशिया से आए हुए, साइबेरिया से आए हुए ये बर्ड्स वगैरह सब रहते हैं। चूंकि यहाँ पे सर्दियां तो होती है, ये सर्दियों में ही रहने वाला बर्ड्स है, लेकिन पानी जमता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, इनको आसानी से भोजन मिल जाता है। यहाँ पे ये प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं, और फिर इनके जब बच्चे तैयार हो जाते हैं अगले 3-4 महीने में, उसके बाद फिर ये सब उड़ करके चले जाते हैं, और ये हजारों साल से ये प्रक्रिया चल रही है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, और ये पर्यटकों के साथ साथ हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चिंताजनक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है देख लीजिए, तो इसके अलावा इन्हीं प्रवासी पक्षियों के मूवमेंट का अध्ययन करने के लिए इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, इनका रास्ता किधर है, कैसे जाते हैं, क्या ये इस साल गए तो अगले साल लौटे, क्या ये इंडिया से जाते हुए रशिया पहुंचे या साइबेरिया पहुंचे, साइबेरिया से वापस आते समय लगातार इनकी संख्या तो नहीं घट रही है। ये सारी चीजों की स्टडी, इनका कहाँ कहाँ ये जा रहे हैं, ये सारी चीजों की स्टडी करने के लिए यहाँ पे बर्ड बैंडिंग स्टेशन बनाई गई है। बर्ड बैंडिंग स्टेशन क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ये जो रशियन, ये तो खैर इंडिया वाला बर्ड्स यहाँ पे छोटा वाला है, ठीक है, ये तो घर का गौरैया चिड़िया है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये जो छोटे छोटे ये साइबेरियन क्रेन है, तो ये जब अंडे देते हैं तो आसपास के क्षेत्र में इनके जो घोंसले होते हैं, जब इनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ पे बर्ड बेंडिंग स्टेशंस में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो इनके पैरों में एक छोटा सा बैंड पहना देते हैं। ठीक है, कई बार कुछ लोग गले में भी पहनाते हैं, गर्दन में भी, और कुछ लोग पैरों में ये बैंड पहना देते हैं। ठीक है, ये बैंड फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं है कि इनके पैरों को कोई नुकसान करे, ना तो भारी होता है और ना ही इनके पैरों को कोई नुकसान पहुंचाते। और ये जो बेंडिंग हो जाती है इनके पैरों में, छोटा सा एक लग जाता है, ठीक है, बैंड टाइप का, ये इससे क्या होता है कि ये ट्रेस होते हैं। जैसे मान के चलिए कि इसमें बैंड नंबर 1 से लेकर के आपने 100 तक यूज किया, जो छोटे छोटे घोंसलों में बच्चे थे उनको। अब अगले साल क्या करेंगे, तो आप इनको दूरबीन से ट्रेस करेंगे, ये अगले साल जब आएंगे तो आपको अगर इनके पैरों में बैंड दिख रहा है अगले साल सर्दियों में नवंबर में, तो इसका मतलब है कि जो बच्चे इंडिया से गए थे पैदा होकर के और बड़े होकर के, ये अगले साल फिर इंडिया लौटा है। ठीक है, और अगर इसकी संख्या पर्याप्त है तब तो चिंता की बात नहीं है। मान के चलिए 90 प्लस है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जनरली भी मृत्यु दर होती है, 10 हो सकता है मृत्यु हो गई होगी। लेकिन अगर ये बैंडिंग वाले अगर आपको बिल्कुल बहुत कम मात्रा में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 10-20 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कुछ जो कांवर लेक का एरिया है जहाँ पे ये बेंडिंग 100 बर्ड्स की गई थी, या तो बर्ड्स वापस जाते समय इनकी मृत्यु हो गई, या रास्ते में शिकार कर लिया किसी ने, या साइबेरिया में जाकर के इनकी मृत्यु हो गई होगी किसी कारण से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये अब इस क्षेत्र में आना छोड़ दिया होगा, पिछले साल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा तो अगले इस साल नहीं आए होंगे। इस तरह की चीजें अनुमान लग जाती है और इनकी स्टडी, प्रॉपर स्टडी हो पाती है इनके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से बर्ड बैंडिंग स्टेशन भी बनाई गई है, कहाँ पे, कांवड़ लेक में। अब कांवड़ लेक के बारे में जान लेते हैं, कांवड़ झील को लेकर के। तो कांवड़ झील अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि पश्चिमी चंपारण में एक चौर है, चौतरवा चौर। ठीक है, चौतरवा चौर है, और वहां पे हिमालय क्षेत्र से बारिश होती है और उसका पानी आता है और उससे ये नदी बनती है, और ये नदी आगे जाकर के आपको पता होगा कि गंगा नदी में मिलती है। इस दौरान क्या होता है, तो इस दौरान जो है नदी मियांड्रिंग करती है, और जब नदी मियांड्रिंग करती है तो कई बार क्या होता है कि नदी अपना रास्ता इधर से ऐसे करके बना लिया और नदी इधर से बहने लग गई, और ये जो क्षेत्र है ये झील बन करके रह जाता है। इसी को ऑक्सबो लेक या गोखुर झील कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार गाय के खुर की तरह देखने में लगता है, इसीलिए इसको गोखुर या ऑक्सबो कहा जाता है। और ऐसी जो झीलें होती है, ऐसी झीलें जो होती है, ये प्राकृतिक रूप से हमारे लिए आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड होता है, जो बर्ड्स और विभिन्न प्रकार के प्रजाति की मछली वगैरह सबके लिए आश्रय स्थल होता है। ठीक है, तो इसको काबर ताल या काबर झील भी कहा जाता है, जिसको कांवड़ झील भी कहा जाता है। ये बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा निर्मित एक गोखुर यानी कि ऑक्सबो लेक है, और ये इसे आपको पता होगा कि भारत का 39वां रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। अब रामसर साइट क्या है आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, आगे आगे के क्लास में मैं आप लोग को रामसर साइट आपको बता दूं कि 1971 में ईरान के रामसर नाम का शहर, जो कि कैस्पियन सागर के किनारे है, वहां पे ऐसे दलदली वेटलैंड या झीलों को बचाने के लिए, जिनको हम लोग आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं, उसको लेकर के एक कन्वेंशन बुलाई गई थी, एक
सम्मेलन हुआ था, उसके बाद समझौता हुआ था और आपको पता होगा कि भारत 1972 में ये समझौता हुआ हो गया फाइनली, 71 में ये बुलाया गया था और 72 में फाइनली ये लागू हो गया था और 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ था। ठीक है? अब इसी के तहत अगर हम लोग देखेंगे तो भारत 1972 में ये शामिल हुआ था और इसको मैं पूरा डिटेल में आगे की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। और इसी के तहत देखेंगे तो भारत का 39वां और बिहार का पहला ये क्या बना था, रामसर साइट। हालांकि बिहार में और 2 रामसर साइट है जो आगे के स्लाइड में आपके चर्चा में आ जाएंगे, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड और भी न्यूज है। इस एरिया में अगर मैं बात करूं, बेगूसराय में है ये, और बेगूसराय में ये देख लीजिए, ये गंडक नदी है और ये बूढ़ी गंडक नदी, और इसी बूढ़ी गंडक नदी के ही किनारे बेगूसराय में कौन सा है, तो यहाँ पे है आपका कांवड़ झील। और इसी कांवड़ झील में यहाँ पे 58 प्रकार के प्रवासी जल पक्षी आते हैं और सर्दियों के समय रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो ईगल, जो गिद्ध है, जिसको पर्यावरण का मित्र माना जाता है, हमारे पर्यावरण को साफ करने वाला माना जाता है, तो ये 5 विभिन्न प्रकार के ईगल यानी कि गिद्ध भी यहाँ पे निवास करते हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त 5 प्रजातियों की निवास है यहाँ पे अगर आप देखेंगे। और इनमें देखेंगे तो 3 गिद्धों की भी प्रजाति है, जिनमें से 3 गिद्धों की प्रजाति है रेड हेडेड वल्चर यानी कि लाल रंग का जो सर वाला जो गिद्ध होता है वो है, उसके बाद व्हाइट रम्प्ड वल्चर और उसके बाद इंडियन वल्चर। ये सब के सब गिद्ध भी यहाँ पे 3 ऐसे महत्वपूर्ण गिद्धों की भी प्रजाति है यहाँ पे। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को। ये है आप लोगों का मई 2024 में जो जो घटनाएं हुई थी। बहुत ज्यादा घटनाएं बिहार में नहीं हुई थी, हालांकि मैं एकदम सेलेक्टिव न्यूज कर रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए जरूरी है। तो आप लोग सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, आप शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं नीचे, ताकि आपके सुझाव को ध्यान में रख करके आगे कंटेंट बनाया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग जून 2024 के अंक को लेकर के, बिहार करंट अफेयर्स को लेकर के। सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय भारत।